Write down the next question. A block of ice at 0 degree Celsius. A block of ice at 0 degree Celsius falls from some height. A block of ice at 0 degree Celsius falls from some height and completely converts into water at 20 degrees Celsius. Completely converts into water at 20 degrees Celsius. Completely converts into water at 20 degrees Celsius. Full stop. Find the height from which it was dropped. Find the height from which it was dropped. ये सवाल कराया था क्या? नहीं कराया था ना? ठीक, चलिए बताइए. आइस का ब्लॉक है, किसी हाइट से गिरा दिया, h हाइट से मान लो. नीचे आने के बाद क्या हुआ? देखा गया कि वो कंप्लीटली पिघल भी गया और पानी बन गया. कितने टेम्परेचर पे? 20 डिग्री सेल्सियस पे. तो आपको बताना है कितने हाइट से उसको गिराया गया था. तो कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? अगर हाइट से गिराया तो पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh. अगर h हाइट से उसको ड्रॉप किया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh. किसके इक्वल होना चाहिए? ms डेल्टा t. डायरेक्ट आइस ms डेल्टा t, ml प्लस ms डेल्टा t. अरे बर्फ सबसे पहले क्या बनेगा? पानी बनेगा ना, उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज होगा. तो mgh इक्वल टू ml प्लस ms डेल्टा t. अप्लाई करो और निकालो h का वैल्यू कितना रहे. मान लो कि इट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h एंड पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा h हाइट पे. तो mgh मस्ट बी इक्वल टू, सबसे पहले बच्चों आइस जो है वो पानी बनेगा 0 डिग्री पे, ml, और उसके बाद उसका टेम्परेचर राइज होगा ms डेल्टा t. क्या mm उड़ गया? जरूरत नहीं था. तो gh इक्वल टू लेटेंट हीट आइस का 336 इंटू 10 टू द पावर 3, भूलना मत, प्लस S डेल्टा T, पानी बना, पानी का स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा T. कितना जा रहा है? 20 डिग्री तक. तो 20 लिख दो सीधा इसकी जगह पे, डेल्टा T की जगह पे. सही बात. तो यहां से GH का वैल्यू निकालना है. G कितना? 10 होता है ना. तो 336 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 4200 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10. देखो 10 10 10 10 उड़ा दो, कितना आ रहा है देखो तो. क्या ये हो जाएगा 336 इंटू 10 टू द पावर 2, एक जीरो उड़ा, और ये हो जाएगा 4200 इंटू 20, एक जीरो यहां से उड़ जाएगा. तो क्या ये 4200 इंटू 2 कितना? 8400. देखो तो कितना आ रहा है. ये हो गया 33600 प्लस 8400. हाउ मच? 42 इंटू 10 टू द पावर 3. ये आ रहा है. तो 42 इतना मीटर होगा. क्या मैं 42 किलोमीटर बोल सकता हूं? 42 किलोमीटर से गिराया गया था इसको. हालांकि थोड़ा सा अजीब सा आंसर है, बट ठीक है, एक्सेप्ट कर लो फिलहाल. अगला सवाल. लिखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे वेसल है. वेसल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इसका मास है 400 ग्राम. इसका स्पेसिफिक हीट गिवन है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. और इसका जो टेम्परेचर है, और इसमें रखा हुआ है आइस. आइस, दिस इज आइस. आइस के बारे में क्या गिवन है? 100 ग्राम एट -20 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, ये दोनों मिलके जो है ना -20 डिग्री सेल्सियस पे है.
इनिशियली ये और ये दोनों कहां पे है? -20 डिग्री सेल्सियस पे। वेसल और उसके अंदर जो आइस रखा हुआ है दोनों कितने टेम्परेचर पे है? -20 डिग्री सेल्सियस पे है इनिशियली। ठीक है, अब सवाल यह है कि आगे लिखना है आपको, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of the system to 20 degree Celsius. Find heat required to raise the temperature of the system to 20 degree Celsius. यानी कि इस सिस्टम को हमें कहां पे लेके जाना है? 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा? चलो ये कर सकते हो, करो। आइस को भी लेके जाओ 20 डिग्री सेल्सियस पे और वेसल को भी लेके जाओ। सिस्टम पे लेके, सिस्टम का मतलब हो गया आइस और वेसल दोनों के बारे में बात करना है। लेके जाओ 20 डिग्री सेल्सियस पे। टोटल हीट रिक्वायरमेंट कितना लगेगा बताओ सब लोग। आइस को डायरेक्ट 20 डिग्री पे पहुंचा दोगे क्या? कितने स्टेप में जाएगा वो 0 पे? पर 20 डिग्री पे 3 स्टेप पे। पहला तो 0 डिग्री आइस, फिर 0 डिग्री वाटर, फिर 20 डिग्री वाटर। चलिए शुरू है, आंसर हो रहा है। कितना खाना खा रहे हैं? खाई जा रहे हैं दिन रात। सबसे पहले हीट फॉर आइस कितना हीट लेगा 20 डिग्री पानी बनने में? पानी बनेगा ना 20 डिग्री पे, ऑब्वियस सी बात है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 20 डिग्री पे भी कहीं आइस ही रह गया, तो ऐसा दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज। चलिए सबसे पहले बच्चों इसको लेके जाते हैं 0 डिग्री आइस पे। ms डेल्टा टी, मास कितना है? 100। स्पेसिफिक हीट कितना? हाफ इंटू डेल्टा टी, क्या 20 हो जाएगा? चलिए 0 डिग्री आइस पे आ चुका है ये। अब फेज चेंज करते हैं इसका, ml 100 इंटू लेटेंट हीट कितना था? हाँ अरे रुक जाना, आइस लिखा तो है यहाँ पे, पेशेंस। 28,000 टोटल हीट। टोटल बोल रहे तुम? टोटल हीट 28,000 तो नहीं आएगा बच्चे, गलती किया तुम कुछ शायद। देखें इधर। अच्छा ml लेटेंट हीट बोलो आइस का 80। अब 0 डिग्री पानी बन चुका है। अब 0 डिग्री पानी को 20 डिग्री पानी लेके जाओ। ms डेल्टा टी अगेन 100, स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी कितना? 20 फिर से 20 माइनस 0। अरे ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? यही चीज तो हम कर रहे हैं पिछले 3 क्लास से। तो कितना आ गया इसका वैल्यू बताओ? 2 से गया 10 तो ये हो गया 1000 प्लस ये हो गया कितना? 8000 प्लस ये कितना हो गया? 2000। टोटल कितना हुआ? 11,000 कैलोरी तो इसको आ गया, इसको चाहिए वहां पहुंचने में। अब वेसल कितना खाएगा भाई? क्या वेसल में डायरेक्ट ms डेल्टा टी होगा? वेसल का फेज चेंज हो रहा है क्या? ऐसा होगा क्या वेसल पहले सॉलिड से लिक्विड बनेगा फिर लिक्विड से आएगा? तो ये गलत फहमी मत लगा देना, डायरेक्ट ms डेल्टा टी भाई। तो ms डेल्टा टी मतलब शुरू में कितना मास कितना इसका? 400। स्पेसिफिक हीट कितना दिया है? 0.1 और डेल्टा टी कितना होगा? 20 या 40? अरे 40 ना, -20 से +20 जा रहा है तो कितना डिफरेंस हुआ? 40 डिग्री सेल्सियस। पक्का? दिक्कत हो तो बोल देना, तो मैं सब ट्रैक करके दिखाऊंगा 20 में से -20 को। कितना आ रहा है बताओ? 1600 आ रहा है क्या? 1600। तो टोटल हीट कितना भाई? Q टोटल कितना चाहिए इसको? 11,000 प्लस 1,600 यानी कि 12,600 कैलोरी अगर इसको एनर्जी दे दिया जाए तो ये सिस्टम पहुंच जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे।
जिसमें वेसल होगा और वेसल के अंदर पानी होगा। बात सही है? बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करें जल्दी से। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो अगला सवाल लिखो। ऐसा ही एक सवाल है, तुम्हारे लिए दे रहा हूं, तुम करके बताओगे। इस बार इसमें पानी भरा है वेसल में, पानी H2O कितना है? 160 ग्राम, 160 ग्राम। और ये है वेसल। वेसल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? मास दिया है 400 ग्राम और हाँ 400 ग्राम ही रहता है हमेशा। स्पेसिफिक हीट दिया है 0.1, जो वही जो पहले था, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और दोनों का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री। नीचे लिख लेना, इनिशियली द सिस्टम इज एट 80 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली द सिस्टम इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पानी और वेसल दोनों है। इनिशियली सिस्टम इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। व्हाट अमाउंट ऑफ स्टीम शुड बी मिक्स्ड? व्हाट अमाउंट ऑफ स्टीम should be mixed at 100 degrees Celsius? What amount of steam should be mixed at 100 degrees Celsius so that the final temperature of the system is 90 degrees Celsius? What amount of steam should be mixed at 100 degrees Celsius so that the final temperature of the system is 90 degrees Celsius? बात समझ आई? कितना स्टीम मिला दें 100 डिग्री पे ताकि पूरे सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाए? 90 डिग्री सेल्सियस हो जाए। चलिए बताइए, देखें जरा बता पाते हो कि नहीं। अरे सबसे पहले टोटल हीट इसको निकालो, सिस्टम को। स्टीम के बारे में बाद में सोचना, पहले जैसे वो सवाल किया था, इसको कितने टेम्परेचर पे लेके जाना है? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे कितना हीट रिक्वायरमेंट है पानी और वेसल के लिए? पहले वो तो निकाल लो, उसके बाद सोचना कि स्टीम दे पाएगा कि नहीं उतना। फोर्टी बाई 11 ग्राम। क्या लगता है, सही बोल रहे क्या? नहीं, सीधा गलत कर दिया रे, इज्जत ही नहीं दिया तेरा। देखें जरा कितने पे था इनिशियल टेम्परेचर? कितना था बच्चों इनका? अरे इनिशियल टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। चलो आ जाओ। क्यू वाटर H2O को कितना हीट देना पड़ेगा? 80 से 90 जाएगा तो पानी ही रहेगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा। तो MS डेल्टा टी सीधा, तो 160 स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा टी 90 माइनस 80 कितना 10 कितना 1600
1600 कैलोरी, 1600 कैलोरी तो इसको चाहिए। वेसल की बात करें, क्यू वेसल कितना भाई, ms डेल्टा टी अगेन 400 इंटू स्पेसिफिक हीट 0.1 इंटू डेल्टा टी, फिर से 10, तो कितना आ रहा है ये 400 कैलोरी। तो क्यू टोटल इनको चाहिए कितना 2000 कैलोरी, सही बात, 1600 प्लस 400। अब आते हैं स्टीम, इसमें डाला किसको, स्टीम। मान लो कि m ग्राम स्टीम डाला कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन उसको भी फाइनली कितने टेम्परेचर पे आना है, 90 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टीम रहेगा कि पानी बन चुका होगा, पानी बन चुका होगा। और अगर पानी बन चुका होगा तो क्या दो प्रोसेस, सबसे पहले तो फेज चेंज और फिर पानी में टेम्परेचर का डिक्रीज होना। तो मैं क्या लिखूं स्टीम के लिए, क्यू स्टीम कितना चाहिए, कितना वो रिलीज करेगा बेसिकली, ml प्लस ms डेल्टा टी, सही बात। m तो निकालना है अपने को, लेटेंट हीट कितना 540 प्लस इसका पानी का स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा टी कितना है 10, ठीक है। इसको किससे इक्वेट कर दें, इसके साथ, तो क्या करें भाई, आएगा तो आएगा, मतलब वो सही बोल रहा था, तूने फालतू उसको बेइज्जत किया है ना। तो लॉजिकली ये जितना एनर्जी, यानी कि इसने एनर्जी कितना रिलीज किया, m इंटू 540 प्लस 10 यानी कि 550, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच 2000 कैलोरी। तो m का वैल्यू देखो तो 2000 डिवाइडेड बाई कितना 550, 1010 उड़ा और 5 से और जाएगा कितना 40/11 इतना ग्राम। ठीक है भाई 3 पॉइंट समथिंग ग्राम स्टीम डालना होगा। अरे तो टेम्परेचर भी तो देखो ना कितना बढ़ाना था, 10 डिग्री तो बढ़ाना था, 80 से 90 लेके जाना था, तो बहुत ज्यादा थोड़ी चाहिए। अरे समझ में आ रहा है सबको, कैलोरीमेट्री के सारे सवाल तुमसे बन जाने चाहिए, मैं बता रहा हूं, सारे के सारे जितने सवाल आज तक पूछे गए हैं मैंने ऑलमोस्ट हर वैरायटी करा दिया तुमको, जेई का भी और नीट का भी। अब इसके बाद भी तुमसे नहीं बना तो फिर कोमा में रहना, राम राम जपना। फिर नेक्स्ट कुछ पावर के भी सवाल करा देता हूं, चलो। पावर, पावर क्या होता है, व्हाट इज पावर? पावर सर किसी को मारने का जितना औकात होता है उसको पावर बोलते हैं। पावर रिलेटेड हेडिंग लगा सकते हो, पावर रिलेटेड क्वेश्चंस, ये भी कर लो एक दो, कहीं दिख जाए तो, वरना तुम फालतू का कोमा में चले जाओगे, कुछ है नहीं। पावर रिलेटेड क्वेश्चंस, पावर को अब हीट में लेके आते हैं। अरे पावर होता क्या है, पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। ठीक है, इतना ही समझना है आपको। यानी कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज पावर बेसिकली, ठीक है ना। एनर्जी सप्लाइड पर सेकेंड इज पावर। तो अगर कहीं पावर दिया है तो तुमको समझ जाना है कि एक सेकेंड में कितना एनर्जी दिया जा रहा है उसको, ठीक है। बाकी तो सवाल लिखो। गीजर, गीजर दिखा है ना, बाथरूम में होगा, लगा होगा तुम लोग के, किसी किसी के बाथरूम, अमीर लोग के यहाँ होगा, गरीब लोग के यहाँ नहीं होगा। तो अफसोस कि मेरे यहाँ नहीं है, आज भी मैं हीटर पे गर्म करता हूँ पानी। चलो सवाल लिख लो पहले। देयर इज अ गीजर ऑफ 2100 वाट। अच्छा, ये जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, है ना। जूल पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है, वाट। वाट इज यूनिट ऑफ पावर बेसिकली, जूल पर सेकंड इज वाट। तो कहीं वाट लिखा है मतलब समझ जाओ जूल पर सेकंड की तरफ इंडिकेट कर रहा है वो।
तो देयर इज अ गीजर ऑफ 2100 वाट, फुल स्टॉप. इफ इट सप्लाइज 40 ग्राम पर सेकेंड ऑफ वाटर, देयर इज अ गीजर ऑफ 2100 वाट, 2100 वाट, WHAT नहीं, WATT लिखा. तू ऐसे मास्क लगा के मत बैठ, जोकर लग रहा है, निकाल. कोरोना हो गया तो मेरा नाम मत लेना. देयर इज अ गीजर ऑफ 2100 वाट. इफ इट सप्लाइज 40 ग्राम पर सेकेंड वाटर, if it supplies 40 gram per second water, then what is the temperature difference generated by the geyser? 40 gram per second water. If it supplies 40 gram per second water, then what is the temperature difference generated by the geyser? What is the temperature difference generated by the geyser? गीजर का पावर कितना दिया है 2100 वाट, और पर सेकंड में पानी कितना सप्लाई कर रहा है 40 ग्राम. तो आपको बताना है कि अगर ये पानी गीजर से बाहर निकलेगा तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा. ठीक है, तो हम जानते हैं पावर दिया है बच्चों 2100 वाट. क्या इसको मैं जूल पर सेकंड लिख दूं? यानी कि एक सेकंड में कितना एनर्जी, इन 1 सेकेंड कितना एनर्जी, 2100 जूल एनर्जी सप्लाई कर रहा है ये. ठीक है, और 1 सेकेंड में पानी कितना सप्लाई कर रहा है 40 ग्राम वाटर. ठीक है, अब कहानी एक सेकेंड के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं. एक सेकेंड में जो पानी निकला उसको इतना एनर्जी मिला, एक सेकेंड में इतना पानी निकला और उसको एनर्जी मिला कितना 2100 जूल. तो टेम्परेचर राइज नहीं निकाल सकते. Q इक्वल टू MS डेल्टा T. Q कितना है सर 2100 जूल. मास कितना 40 इंटू 10 टू द पावर -3. ठीक है, केजी में रख दिया क्योंकि ये जूल में था ना, जूल में था तो इसको केजी में रख दिया है. और स्पेसिफिक हीट कितना, अबे 1 थोड़ी ना, 1 थोड़ी 4200 कितना 4200 इंटू डेल्टा टी अपने को निकालना है. बताओ जरा डेल्टा टी कितना आएगा, तो निकालो. 2100 से 4200 गया 2, चलो लिख देता हूं 2100 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 4200. 2100 से गया 2 और 10 टू द पावर -3 ऊपर जाके बन गया 1000 डिवाइडेड बाई 80 10 गया. 100 बाई 8 कितना 12.5. हाँ 12.5 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा. यानी कि पानी अगर 2 डिग्री बहुत ठंडा शिलोंग विलोंग में अगर है जहां पे टेम्परेचर 2 डिग्री है पानी का सपोज, तो अगर ये वाला गीजर लगा दें तो पानी जो निकलेगा उसका टेम्परेचर कितना होगा 14.5. 12.5 डिग्री से बढ़ जाएगा 12.5 से, तो 14.5 डिग्री हो जाएगा और अपन मस्त नहा सकते हैं उसमें. नहीं 14.5 ठंडा है रे. ठीक है, तो थोड़ा 2-3 गीजर लगाएंगे ऐसा एक साथ, उबाल के नहाएंगे हम लोग. अरे किसी को कोई तकलीफ, ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? इरीना डे का नीमक तेल खा रही है कि नहीं? देखना गैस वैस कहीं ज्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा. नीमक तेल भात खाते रहना है. अगला सवाल, मैं भी खाऊं? मैं नीमक तेल भात ही खाता हूं, बस नीमक तेल को किसी में मिला देता हूं. लॉजिकली वही है, बस उसके साथ एक जानवर एक्स्ट्रा होता है उसमें. अगला सवाल, अ गीजर ऑफ 1500 वाट, अ गीजर ऑफ 1500 watt
a geyser of 1500 watt rating is 70% efficient. Is 70% efficient. A geyser of 1500 watt rating is 70% efficient. ठीक है ना, 70% efficient and supplies 10 gram water per second. Supplies 10 gram water per second. Full stop. If the temperature of incoming water is 20 degrees Celsius, if the temperature of incoming water is 20 degrees Celsius, then find temperature of outgoing water. If temperature of incoming water is 20 degree Celsius, then find temperature of outgoing water. चलिए बताइए, 20 डिग्री पे पानी इंटर कर रहा है तो जो निकलने वाला होगा गीजर से उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? सबका आंसर आना चाहिए, शुरू हो जाओ, सवाल वही है। मांझी मेरे मितवा, अरे और किसी का आया? हाँ जी, इस बार पावर कितना 1500 दिया है ना, लेकिन इफिशिएंट पावर कितना है? 1500 इंटू 70/100 है कि नहीं? कितना? 1050 जूल पर सेकेंड। यानी कि इस बार एक 70 तो यानी कि इस बार 1 सेकेंड में कितना एनर्जी? 1050 जूल। तो चलिए ms डेल्टा टी 1 सेकेंड में लगा देते हैं। कितना पानी था? 10 ग्राम। 10 ग्राम। तो ms डेल्टा टी, m हो गया 10, स्पेसिफिक हीट हो गया, हाँ 10 to the power -3। स्पेसिफिक हीट कितना? 4200 इंटू डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा टी निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है, वहां से भी पता लग जाएगा, या फिर चलो ऐसे लिख सकते हो, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल कितना था? 20 इक्वल टू 1050। बताओ यहां से टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, टी फाइनल -20 इक्वल टू, ये देखो 10 to the power -3 है, क्या ये 2 0 1 3 0 उड़ गया? तो इधर खाली 42 बचा, उधर गया 1050 डिवाइड बाई 42, कितना होता है बताओ तो? 25। और यहां से -20 उधर गया जाके +20 हो गया, तो 25 + 20 यस 45 डिग्री सेल्सियस पे पानी निकलेगा। क्या साजिद खान आप खुश है? इतने में तो नहाएगा, उबल जाएगा आराम ही 45 डिग्री पे हो जाएगा। यही तेरा मोटा चमड़ी, कोई बात नहीं।
किसी को कोई दिक्कत? और एक सवाल कराऊं? हाँ जी, देखो, अ हीट सोर्स प्रोवाइड्स, बढ़िया सवाल, अ हीट सोर्स प्रोवाइड्स हीट एट कांस्टेंट रेट, अ हीट सोर्स प्रोवाइड्स हीट एट अ कांस्टेंट रेट, हीट एट अ कांस्टेंट रेट to a sample of ice, to a sample of ice at 0 degree Celsius. फिर से बोल रहा हूं, a heat source provides heat at a constant rate to a sample of ice at 0 degree Celsius, which melts at the rate of 2 gram per second, which melts at a rate of 2 gram per second. Full stop. If the sample melts completely in 20 seconds, if the sample melts completely in 20 seconds, sample melts completely in 20 seconds, 20 seconds, then at what rate the water formed will increase the temperature? At what rate the water formed, at what rate, ऐसे लिखो, रुको, at what rate the temperature of formed water will increase? At what rate the temperature of formed water will increase? At what rate the temperature of formed water will increase? सवाल समझ में आया? At what rate the temperature of formed water will increase? कोई सैंपल है आइस का, ठीक है, आइस है इसमें बच्चों, इसको हीट सप्लाई किया जा रहा है, कितना हीट दिया जा रहा है नहीं पता, ठीक है, कितना हीट दिया जा रहा है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये हीट देने के बाद ये जो मेल्ट कर रहा है वो किस रेट से मेल्ट कर रहा है? 2 ग्राम पर सेकेंड, 2 ग्राम पर सेकेंड, यानी कि आइस जो मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट्स 2 ग्राम 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना मेल्ट कर रहा है? 2 ग्राम। ये 0 डिग्री पे था भाई, 0 डिग्री पे, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? लैटेंट हीट। 1 सेकेंड की अगर बात करें, 1 सेकेंड में कितना हीट सप्लाई किया हमने, तो Q इक्वल टू क्या? ml, ये ना, ml, m कितना? 2, लैटेंट हीट कितना होता है? 336, अरे ग्राम में चल रहा है ना, हम किसी में भी निकाल सकते हैं, हमारी मर्जी है। क्या निकालना, क्या आपने को Q निकालना पड़ेगा ना, तो Q यहां से जो निकलेगा वो किसमें, अगर इसको हम लेते हैं, अगर उसमें किसमें कैलोरी में अगर लेते हैं, कितना आता है बताओ? 2 × 80 ना, यानी कि 160 कैलोरी। चलो जरूरत पड़ा तो इसको जूल में बदल लेंगे। तो हमें क्या पता लगा? इतना, यानी कि ये जो हीट सोर्स था, हीट सोर्स वो कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? हीट सोर्स प्रोवाइड्स 160 कैलोरी पर सेकेंड। यहां से एक चीज हमको पता लग गया कि जो हीट सोर्स हमने लगाया था वो कितना एनर्जी 1 सेकेंड में सप्लाई कर रहा है? 160 कैलोरी। कहां से पता लगा सर? उसने बोल रखा था कि 1 सेकंड में 2 ग्राम आइस पिघल जा रहा है, तो Q इक्वल टू ml लगा दिया हमने 1 सेकंड में, वहां से Q का वैल्यू निकला 160 कैलोरी, यानी कि 1 सेकंड में 160 कैलोरी हीट सोर्स प्रोवाइड कर रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल बोला आइस कितने देर में पिघल गया? 20 सेकेंड में। तो टोटल आइस कितना था भाई? 1 सेकेंड में कितना पिघल रहा था? 2 ग्राम। तो 20 सेकेंड में कितना पिघलेगा? 40 ग्राम। यानी कि टोटल जो बना पानी, टोटल जो वाटर बना अभी, वो कितना? 40 ग्राम। कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी तो फेज चेंज हो रहा है ना। अच्छा, पानी हमने बना लिया, 40 ग्राम पानी अपने पास सिस्टम में है और हीट सप्लाई हमें पता है। 1 सेकेंड में हीट सप्लाई तो कांस्टेंट है भाई। हीट सप्लाई क्या है? कांस्टेंट है। पर सेकेंड कितना सप्लाई कर रहे हैं हम? 160 कैलोरी। अब इस 40 ग्राम पानी को हम 160 कैलोरी दे रहे हैं पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कितना टेम्परेचर राइज हुआ हम नहीं निकाल सकते? नाउ व्हाट? Q इक्वल टू ms डेल्टा T। Q कितना? 160 इक्वल टू मास कितना? 40, स्पेसिफिक हीट कितना? 1, डेल्टा T। डेल्टा T देखो तो कितना आ रहा है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। यानी कि पर सेकेंड कितना टेम्परेचर राइज होगा उसका? 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जाएगा वो। क्या मेरी बात समझ में आई? नोट करें, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल था ये, थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में है तो वैसा ही। मेंस ये वाला मीन्स में, इसके पहले वाला नीट में। एडवांस में आएगा, साहब मिला देगा, ये ले लो, वो भी ले लो, थोड़ा वो भी ले लो, थोड़ा वो भी ले लो। आप बताओ क्या होगा? चलिए जी, नेक्स्ट क्या पढ़ाऊं मैं आपको? एक चीज और बच गया इस चैप्टर में, दैट इज टेम्परेचर टाइम ग्राफ। नाम सुने हो? अभी सुना ना? सुना तो कम से कम। टेम्परेचर टाइम ग्राफ, टीटी ग्राफ भी बोलते हैं इसको। एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। टेम्परेचर टाइम ग्राफ, इसको शॉर्ट में टीटी ग्राफ बोलेंगे। कैपिटल टी इज फॉर टेम्परेचर, स्मॉल टी इज फॉर टाइम। तो टाइम के साथ कैसे कैसे टेम्परेचर बदला और टेम्परेचर बदलने के साथ जो सब्सटेंस आपने लिया था उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेज आए, क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत सिंपल चीज है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान। मान लो कि हीट सप्लाइड जो था, रेट ऑफ हीट सप्लाई, ऐसे सोच लो, रेट ऑफ हीट सप्लाई इज कांस्टेंट। रेट ऑफ हीट सप्लाई का मतलब होता है बच्चों dq बाई dt। क्या मतलब है इसका? dq बाई dt, यानी कि हीट पर सेकेंड जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसको हमने कांस्टेंट माना है। इसको r बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, और इसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट। यानी कि मान लिया कि हमने 5 जूल पर सेकेंड एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद सब्सटेंस के जीवन में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में हम देखना चाह रहे हैं, क्या हो रहा है उसके साथ। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया Q इक्वल टू क्या होता है? ms डेल्टा टी। यहां पे स्मॉल टी या कैपिटल टी? कैपिटल टी। यहां टेम्परेचर आता है बच्चों। अब इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो चाहो तो। टी मतलब टाइम, यानी कि मैं लिख रहा हूं dq बाई dt इक्वल टू m और s तो कांस्टेंट रहता है बच्चों, यहां पे आ जाता है dt बाई dt। अब ध्यान देना सब लोग बोर्ड पे देख लो, इधर ये कांस्टेंट है, dq बाई dt को हमने क्या माना? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट, यानी कि क्या मैं लिख सकता था? dt डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dq बाई dt के जगह r लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई क्या? ms, ऐसा लिख सकता हूं। यहां से s के बारे में बात करें। अच्छा, ये dt बाई dt टेम्परेचर टाइम ग्राफ में याद करो, अगर xy ग्राफ होता था, xy ग्राफ, तो dy बाई dx को क्या बोलते थे हम लोग? स्लोप। ये थोड़ा बहुत पता होगा सबको। तो अगर tt ग्राफ हुआ, यहां टेम्परेचर और यहां कौन?
टाइम। तो ये जो dt बाई dt होगा क्या इस ग्राफ का स्लोप होगा? सही बात, स्लोप इसका। तो अगर इसको स्लोप बोल दूं तो कोई बुराई इसको, यानी कि ये हो गया स्लोप इक्वल टू r डिवाइडेड बाई ms। s को इधर लाया, स्लोप को इधर भेजा, मैं लिख सकता हूं s इक्वल टू r डिवाइडेड बाई m इंटू स्लोप, m इंटू स्लोप। ये s जो है वो क्या है? स्पेसिफिक हीट, भूल मत जाना, s को कुछ और मत समझ लेना। तो यहां से क्या पता लगा बच्चों कि स्पेसिफिक हीट जो होता है क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, या फिर अगर बोल दे कि मास भी वेरिएबल है, ठीक है, मास के साथ कुछ रिलेशन दे दे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई मास इंटू स्लोप। ये दो बातें स्पेसिफिक हीट के बारे में, सुनते जाना। अच्छा सुनते क्या दो, पहले इसको लिख लो, बॉडी खत्म हो गया, नोट करो पहले तो, फिर ग्राफ बनाते हैं। यानी कि यहां से हमें स्पेसिफिक हीट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुका कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो भी ग्राफ बनेगा उसके स्लोप के। स्लोप ज्यादा तो स्पेसिफिक हीट कम, स्लोप कम तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा। हाँ कोई कुछ बोल रहा था? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ दिन ऑफलाइन आया सब, फिर से देखो सब गायब हो गया धीरे धीरे पॉपुलर। आज फ्राइडे है तो 3 बजे से क्लास रहता है, 2:30 तक यहाँ पर क्लास है। अच्छा, तो मतलब घर से ही कंफर्टेबल होता है, ऐसा कुछ है? तो तुम लोग क्यों आ गए? हट मैं तेरे वजह से बिल्कुल नहीं आया चलो भाई मुद्दे की बात करते हैं। अरे इसको डिफरेंशिएट कर दो ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएट क्या क्या? हाँ तो s को इधर लाया, स्लोप को उधर भेज दिया, तो s इधर आया, स्लोप उधर गया, तो r डिवाइडेड बाई m इंटू स्लोप हुआ। तो r कांस्टेंट है, m को कांस्टेंट मान लें तो s इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप आ गया। अगर m कांस्टेंट नहीं दिया, m के साथ भी कुछ रिलेशन दे दिया, तो s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू स्लोप। ठीक है, अच्छा अब आते हैं ग्राफ के पास। पहले ग्राफ बनाते हैं, फिर लैटेंट हीट में भी एक रिलेशन निकाल देंगे। हाँ जी इधर आइए, ये है टाइम और ये है टेम्परेचर T। कहानी शुरू हुआ यहां से, मान लो कोई सॉलिड है, एनी सॉलिड, पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं फॉर एनी सॉलिड, किसी सॉलिड के लिए हम ग्राफ बना रहे हैं। क्या होगा सबसे पहले, ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे हम अभी, ठीक है ना, टाइम 0 टेम्परेचर 0, लेट अस अज्यूम टेम्परेचर 0 है और टाइम भी 0 है। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टाइम बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, धीरे 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 कहानी आगे बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉलिड कहां पहुंच जाएगा? अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। कहां पहुंचेगा? मेल्टिंग पॉइंट पे। सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे किसी भी चीज का, तो एक टाइम आता है वो मेल्ट होता है। तो मान लो ये पहुंच गया अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, और यहां पहुंचने के बाद इसने टाइम कितना लिया, मान लो T1 टाइम में ये पहुंच गया अपने मेल्टिंग पॉइंट पे। ठीक, इसके बाद और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? इसके बाद सॉरी और टाइम बढ़ाओगे तो क्या होगा? और अगर थोड़ा और टाइम बढ़ाएं तो क्या जो टेम्परेचर में चेंज होगा? नहीं होगा। इसके बाद क्या फेज चेंज होगा? क्या टेम्परेचर इसके बाद कांस्टेंट रहेगा? यानी कि यहां से फिर ये मेल्ट होना शुरू होगा, कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। हीट सप्लाई तुम दे रहे हो लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। टाइम तो बढ़ेगा ना, टाइम को तो हम रोक नहीं सकते। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये मेल्ट होना शुरू हो रहा है, मेल्ट हुआ। मान लो कि टाइम T2 तक आते आते ये कंप्लीटली मेल्ट हो गया। ठीक, लेकिन है अभी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही। इसके बाद और हीट सप्लाई किया, अब क्या होगा? अब क्या लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा?
लिक्विड का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। यहां तक हम लिक्विड के पास हैं अभी। अब लिक्विड का टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज करना शुरू किया। तुम हीट सप्लाई करते गए, टाइम बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब कहां पहुंच जाएगा ये अपने, अबे बॉइलिंग पॉइंट पे। कहां पहुंचेगा ये, बॉइलिंग पॉइंट पे। मान लो वहां पहुंचने में इसको टाइम कितना मिल गया, T3 टाइम हो गया, सही है। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचा, अब उबलना शुरू हुआ। उबलना शुरू हुआ तो क्या ये स्टीम बनेगा, यानी कि इसके बाद फिर से अगर तुमने हीट सप्लाई किया तो क्या फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा ये, और पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, स्टीम में कन्वर्ट होना चाहेगा। बहुत बढ़िया सर। यानी कि मान लो कि इतने टाइम तक, कितने टाइम तक, T4 तक, T4 तक ये पूरा का पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहां तक स्टीम है पूरा। अब इसके बाद और हीट सप्लाई किया तो क्या हो गया, क्या स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ाओ। अब इसके बाद ऐसे बढ़ता रहेगा कहानी। बात समझ आ रहा है। ये क्या था, सॉलिड। ये क्या था, सॉलिड। ये क्या था, क्या ये मेल्टिंग फेज है, मेल्टिंग फेज। यानी कि यहां पे ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर लिक्विड में, जो भी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद यहां पे क्या ये पूरा का पूरा लिक्विड है, यहां पे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्या ये कौन सा फेज आ गया, ये बॉइलिंग, अरे वेपर फेज, या फिर वेपोराइजेशन बोल दो, वेपोराइजेशन फेज। यानी कि इसमें क्या हुआ, ये पूरा का पूरा स्टीम में वेपर में कन्वर्ट करना शुरू हुआ। और इसके बाद ये क्या, ये पूरा वेपर है, बोलो ना। इसके बाद पूरा वेपर, वेपर का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। बात समझ में आई। अब इसी को अगर मैं पानी और बर्फ के लिए बनाऊं ग्राफ, इसी ग्राफ को अगर मैं एक बार पानी के लिए और एक बार बर्फ के लिए बनाया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया क्या हो रहा है। अच्छा, यहां से चलो लेटेंट हीट में हम रिलेशन निकाल सकते हैं बच्चों। फॉर लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट का रिलेशन हमने निकाल दिया। लेटेंट हीट में क्या रिलेशन मिलता है, देखो लेटेंट हीट वाला फेज यही तो है, क्या यही है। Q इक्वल टू क्या होता है, ml होता है, dq बाई dt, dq बाई dt इक्वल टू क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं dq इक्वल टू, इसको r बोल दूं, ये किसके बराबर था, r के। तो क्या मैं dq इक्वल टू लिख सकता हूं r इंटू dt, लिखा जा सकता है। यानी कि dq इक्वल टू कितना, r इंटू, मान लो ये वाला फेज उठा रहा हूं dt। ये dt क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस या टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। तो क्या मैं इसके जगह पे T2 माइनस T1 लिख दूं इस वाले फेज के लिए। तो इसके जगह पे हमने लिख दिया कितना, T2 माइनस T1। और dq मतलब क्या, ml लिख दूं dq के जगह पे, ml इक्वल टू r इंटू T2 माइनस T1। तो यहां से क्या पता लगा बच्चों, L का वैल्यू किसके बराबर आएगा, L का वैल्यू R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई M के। यानी कि कितना टाइम लगा, L किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया T2 माइनस T1 के। यानी कि लेटेंट हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम ड्यूरेशन के। कितना टाइम लिया उसने पिघलने में, अपना फेज चेंज करने में उसने टाइम कितना लिया। तो एक रिलेशन तो ये, और दूसरा अगर मास के साथ किसी के साथ रिलेट करवा रहा है तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई M, ये भी आएगा। दो के साथ कंपेयर करवाए तो। सुनो 2 मिनट और, बोर्ड पे लिखो। हम बात करते हैं, या फिर चलो लिख लो पहले इसका। अरे स्लोप तो 0 होगा इनका, हाँ इनका स्लोप तो अलग अलग वो देगा भाई, कितने टेम्परेचर पे कितना टाइम लग रहा है। ये इनका स्लोप 0 है, देख रहे हो ना, ये जो है इनका स्लोप 0 है, टेम्परेचर कांस्टेंट है।
टीटी ग्राफ फॉर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे तुमको पानी दिया है और तुमको बोले कि इसका टीटी ग्राफ बना के दिखाओ, क्या हम बना सकते हैं? अरे उस ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं बच्चे, वो छोटे से वाले, उसमें कितना हीट दिया दैट इज डीक्यू। हो गया, पीछे वाले बच्चे हो गया। ऑनलाइन वालों यहां तक हो गया? आइए, पानी दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे और आपको बोला कि टीटी ग्राफ बना के दिखाओ भाई, टेम्परेचर टाइम ग्राफ। तो क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ये रहा देखो 0 डिग्री, यही तो होता है, टेम्परेचर यहां 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहां से शुरू हुआ कहानी, हमने हीट सप्लाई दिया, टेम्परेचर बढ़ा, पानी का, पानी ही था तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज किया, टाइम के साथ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कहां पहुंचेगा? अपने, वाह, पानी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। बहुत सही बच्चे, वेरी गुड। अरे पानी ही तो है, तो क्या डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा? कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो कि वहां जाने में इसको टाइम लग गया T1, यहां पहुंच गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के बाद क्या वो वेपर में फॉर्म होना शुरू होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा। तो इसके बाद ग्राफ हो गया बच्चों स्ट्रेट लाइन थोड़ी देर के लिए। कब तक? जब तक कि वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो गया किसमें? वेपर में। ठीक है, यहां तक टाइम लग गया मान लो T2। इसके बाद क्या होगा? ये बच्चों वाटर है, ये है वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। और इसके बाद यहां तक क्या? इसके बाद कंप्लीट वेपर बन चुका। और इसके बाद क्या? फिर से अगर हीट सप्लाई करूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और ये पूरा का पूरा कौन है बच्चों? वेपर है, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा इसके बाद। सही बात। तुमसे पूछता हूं, तुमको दिया हुआ है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका ग्राफ बना के दिखाओ, टीटी ग्राफ। देखें कौन बना पाता है सही से। बनाओ तो, सोच के थोड़ा, हालांकि है बहुत आसान। हो गया? अब मैं देख तो नहीं सकता तुम लोग का, मैं देख लेता हूँ। क्या इसका टेम्परेचर सीधा बढ़ने लग जाएगा क्या 0 डिग्री से? अबे टेम्परेचर तो पहले कांस्टेंट रहेगा। हाँ सही है, सही है, सही है। तुम लोग डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ा दिया यार। शुरू में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, फेज चेंज होगा उसका, यानी कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा स्टार्टिंग में। देखो सब लोग जिनको दिक्कत है फिर से समझो। यहां पे टाइम, यहां पे टेम्परेचर, यहां पे 0 डिग्री पे आइस है भाई। तो जब इसको टेम्परेचर देंगे तो सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट, इसका फेज चेंज होगा। ये मान लो यहां पे आया T1 टाइम तक, लेकिन टेम्परेचर अभी भी कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। आइस किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में। आइस कन्वर्ट हो गया किस में? पानी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला कहानी रिपीट हो जाएगा। इसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ा, पानी पहुंचा अपने कहां तक? बॉइलिंग पॉइंट तक।
100 डिग्री सेल्सियस तक, यहां तक टाइम होगा T2 मान लो। इसके बाद फिर से पानी कन्वर्ट हुआ स्टीम में, मान लो कि T3 टाइम तक, और T3 के बाद फिर से स्टीम का टेम्परेचर बढ़ गया। ऐसा कुछ चला गया कहानी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ड्रॉ कर लो भाई। तो ये सब ग्राफ देख के डरना मत, बहुत सिंपल चीज है ये सब। मिटाऊं? इधर तो लिख ही लिया था। सवाल लिखूं? एक आध सवाल कर लेते हैं। ये टाइम, ये टेम्परेचर, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ है। ये एंगल है 53 डिग्री का। यहां पे टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। उसके बाद 4 सेकेंड से 10 सेकेंड तक फेज चेंज हुआ होगा। इसके बाद यहां से ग्राफ कुछ ऐसे गया है, और ये एंगल दिया है 37 डिग्री का, और कुछ दिया है, ये गया है कहां तक? 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड तक। और इसके बाद फिर से ग्राफ यहां पे कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे दिया है। हाँ जी, आपको क्या निकालना है जानते हो? स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। पहले तो ये फाइंड करना है, और दूसरे में निकालना है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, क्या ये सॉलिड है ना? और क्या ये लिक्विड है? ठीक है। यहां से यहां तक क्या बना है? क्या ये मेल्टिंग फेज है? मेल्टिंग फेज है ये। और ये कौन सा फेज है? वेपोराइजेशन वाला फेज है। और टाइम तो देना चाहिए था ना, 30 सेकेंड तक। चलिए, सबसे पहले स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। क्या हमने पढ़ा? स्पेसिफिक हीट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्लोप के। यानी कि अगर इसका वैल्यू मुझे लिखना होता एस सॉलिड डिवाइडेड बाय एस लिक्विड, तो क्या मैं इसको लिख सकता था स्लोप ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ, क्या ऐसा लिखा जा सकता था? सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि हम जानते हैं स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, यही ना? तो एस सॉलिड डिवाइडेड बाय एस लिक्विड उल्टा है ना? उल्टा है। तो एस सॉलिड डिवाइड बाय एस लिक्विड को क्या मैं स्लोप ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय स्लोप ऑफ सॉलिड लिख सकता हूं? पक्का? बताओ, स्लोप ऑफ लिक्विड कितना दिख रहा है तुमको? लिक्विड का स्लोप क्या एंगल 37 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं। अच्छा, ये बात पता है? टेन थीटा इज स्लोप। अगर लाइन एक्स एक्सिस के साथ, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। ये तो बात पता है? नहीं पता तो आज जान लो, स्लोप इज टेन थीटा लाइन का। ठीक, यहां पे आओ, ये एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये लिक्विड? 37 डिग्री। तो क्या इसका स्लोप हो जाएगा tan 37, और डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? ये कितना एंगल बना रहा है? 53। क्या नीचे tan 53 लिख सकता हूं? tan 37 का वैल्यू बोलो। स्लोप ऑफ सॉलिड बाय स्लोप ऑफ लिक्विड होगा ना?
नहीं सर उल्टा होगा 1/n सर। हाँ 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 आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिड तो नीचे आएगा ना, और डिवाइडेड बाई ये करूंगा तो इसका ऊपर चला जाएगा नहीं। हाँ बोल भाई 1037 बोल 3/4 और 1053 4/3 कितना आ गया 9/16। ये रहा इनके स्पेसिफिक हीट का रेशियो। अब कहानी लैटेंट हीट की बच्चों। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फ्यूजन मतलब सॉलिड से जहां लिक्विड बन रहा है, क्या ये वाला। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि लैटेंट हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, T2 माइनस टाइम ड्यूरेशन के। तो अगर मुझे लिखना है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में कितना टाइम लगा था, क्या 10-4 डिवाइडेड बाई वेपोराइजेशन में कितना लगा था भाई 30-20 कितना आ जाएगा बताओ तो 6 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 3/5 इज द आंसर। तो latent heat of fusion divided by latent heat of vaporization will be 3/5 and specific heat of solid divided by specific heat of liquid will be 9/16। किसी को कोई कंफ्यूजन? ऐसे ग्राफिकल सवाल पूछे जाते हैं, बना लोगे? एक और देता हूं चलो। आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना। आज 3D का क्लास है कि PNC है? 3D है ना। मिटाऊं इसको, सबका हो गया? एक और सवाल लिखो चलो। इस बार 2 सब्सटेंस है, टाइम टेम्परेचर। कहानी शुरू हुआ यहां से। पहला ग्राफ कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये गया, ये गया, ये गया। ये है 10 सेकेंड, ये है 12 सेकेंड। उसके बाद दूसरा ग्राफ जो है ऐसे, ये गया यहां तक, अब फिर ये चला गया इधर। ये A है, ये B है। ये दो डिफरेंट मासेस की बात हो रही है। इसका मास दिया हुआ है 2m और इसका मास है m। ये मास है 2m और m, A और B का। इनके लिए अलग अलग ग्राफ बना दिया। और क्या क्या दिया? 6 सेकेंड, ये है 6 सेकेंड, दिस इज 10, दिस इज 12। और क्या दिया? यहां पे है 100 डिग्री सेल्सियस और यहां पे है 200 डिग्री सेल्सियस। चलिए, ये ग्राफ दिया हुआ है पिक्चर में और आपसे बोला पहला पार्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ A डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ B निकालना है, और सेकेंड पार्ट में आपको बोला लेटेंट हीट ऑफ A डिवाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ B निकालना है। चलिए भाई, इस बार मास दिया हुआ है तो प्रोपोर्शनलिटी में जहां मास आता था उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। करके दिखाओ। M वाला।
बोलो। अच्छा, अब उसके बारे में आ जाओ। स्पेसिफिक हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था 1 बाई मास इंटू स्लोप के। अब मुझे सोचो कि SA डिवाइडेड बाई SB लिखना है बच्चों, SA डिवाइड बाई SB, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, मास ऑफ B इंटू स्लोप ऑफ B डिवाइडेड बाई मास ऑफ A इंटू स्लोप ऑफ, क्या ऐसा लिखने में कोई बुराई, पक्का रखो वैल्यू। मास ऑफ B गिवन है कितना, M इंटू स्लोप ऑफ B, कैसे निकलेगा, क्या स्लोप निकालने, ये देखो इसका स्लोप निकालना है मुझे, इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए अगर ये एंगल नहीं पता है लेकिन ये पता है, ये पता है, ये तो थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री तो सबको आता होगा बच्चों। अगर ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखा करते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसका अगर टेन थीटा मुझे लिखना है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये देखो कितना, ये 100 और बेस कितना है 10, दिख रहा है सबको। ये वाला ट्रायंगल देखो सब, ये वाला ट्रायंगल, इसमें अगर ये एंगल थीटा होता तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये वाला कितना है वैल्यू 100 दिया हुआ है, और ये बेस का लेंथ कितना है 10, दिख रहा है सबको। तो इसके स्लोप में टेन थीटा के जगह पे मैं लिख सकता हूं 100 डिवाइडेड बाई, अबे 6 की 10 रे गधा, 10 डिवाइडेड बाई, ए के पास आओ, ए का मास दिया हुआ है बच्चों 2m मल्टीप्लाइड बाई इसका स्लोप, इधर देखो बोर्ड पे फिर से, ए का स्लोप इसका, ये लाइन का स्लोप निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल सबको दिख रहा है, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये वाला एंगल अगर निकालना होता तो परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होता, क्या 200, और बेस कितना होता 6, देखा 200 डिवाइडेड बाई 6, तो इसके लिए स्लोप का वैल्यू होगा 200 डिवाइड बाई 6, कितना आ रहा है बताओ, m ने m को मार दिया, कितना आ रहा है 3/20 मान लेता हूं, चल ओके। अब आ जाओ लेटेंट हीट पे। हम जानते हैं कि मास के साथ लेटेंट हीट का रिलेशन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 बाई, यही था। तो अगर मुझे LA डिवाइडेड बाई LB लिखना होता तो क्या मैं लिख सकता था T2 माइनस T1 ऑफ A, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई MA, ठीक, होल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 ऑफ B डिवाइडेड बाई MB, ठीक है। अरे बोर्ड पे देखो ना सब लोग, सब छापने में बिजी है सब, क्या सही लिखा है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 बाई M, तो LA बाई LB T2 माइनस T1 A डिवाइड बाई MA डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 B डिवाइड बाई MB, ये ऊपर जा सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं T2 माइनस T1 ऑफ A डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई MB डिवाइडेड बाई MA, बोलो चलो A के लिए बताओ, T2 माइनस T1 A के लिए कितना ही है, ये गैप 12 माइनस 6, B के लिए बताओ 12 माइनस 10, MB कितना, MA कितना 2m, M से M उड़ा, 12 माइनस 6 होता है 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2, कितना आ गया 3/2 इज द आंसर। क्या बात समझ में आई सबको? इवेपोरेशन का नाम सुना है? इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, वेपोराइजेशन हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के बाद होता है, बट इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे होते रहता है। होता है ना, पानी नहीं देखा है किसी बर्तन में रखा है तो बहुत दिनों बाद पानी कम नहीं हो जाता है क्या? थोड़ा बहुत होता है ना, कैसे हुआ? वो तो बॉइलिंग पॉइंट पे गया ही नहीं था। तो इवेपोरेशन हमेशा होते रहता है, हर टेम्परेचर पे होते रहता है। सरफेस वाले जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा उड़ते रहते हैं किसी किसी टेम्परेचर पे। बात समझ में आ रहा है? इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। तो कोई पूछे डिफरेंस तो बता देना। वेपोराइजेशन मतलब आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट,
इवेपोरेशन मतलब इट कैन अकर एट एनी टेम्परेचर बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। चाहो तो एक लाइन लिख लो, खत्म करो इसको, हेडिंग लगा लो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इसमें लिखो। ये हो गया सबका? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ फिर। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, तुम लोग समझदार आदमी हो। हाँ समझदार बोलता हूँ, हाँ सर समझदार तो हम हैं, बाकी तो पता नहीं हमें, समझदारी तो है। फिजिक्स आसान चीज है ना? आसान चीज फिजिक्स, तो मुंह बना लेता है जैसे बोलो फिजिक्स आसान चीज है। अब अच्छा लगता है ना? बढ़िया चीज है फिजिक्स यार। लिखो इवेपोरेशन में लिखो, इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 degree Celsius. It can take place at any temperature from 0 to 100 degree Celsius. And only the surface molecules are vaporized. Only the surface molecules are vaporized. Surface molecules are vaporized. फुल स्टॉप। इसका रेट जो है ना वो कैसे बढ़ाया जाता है? कभी कभी बोलता है मान लो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज करना है तो क्या करते हैं? सरफेस कैसे बढ़ाएंगे? प्रेशर कम कर देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? प्रेशर कम कर देते हैं, आसपास का प्रेशर कम कर देते हैं। प्रेशर कम करने से क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो कॉन्टेक्ट में आएगा। ठीक है, तो प्रेशर कम करेगा। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि इवेपोरेशन को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। लिख लो ये लाइन भी, कहीं एक आध सवाल तुमको गलती से दिख सकता है इसलिए मैं लिखा देता हूं। दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड, दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड, दिस प्रोसेस कैन बी एक्सेलरेटेड बाय lowering the pressure above the liquid surface. This process can be accelerated by lowering the pressure above the liquid surface, by lowering the pressure above the liquid surface. अच्छा, latent heat of evaporation और latent heat of vaporization क्या सेम होगा? दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, जब भी इवेपोरेशन की बात होगी तो वहां पे दिया रहेगा इसका वैल्यू। ठीक है, latent heat of evaporation। ये मत सोचना कि लिक्विड वेपर बन रहा है तो वही वाला चीज यहां लगा दें, वो गलत हो जाएगा। फिर लिख लो नीचे, लास्ट लाइन एक और लिख लो, the latent heat of evaporation is different from latent heat of vaporization. The latent heat of evaporation is different from the latent heat of vaporization. From the latent heat of vaporization. तो आपका पहला चैप्टर जो है कैलोरीमेट्री दैट इज ओवर। जाके सवाल सॉल्व करो। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं हीट ट्रांसफर। The latent heat of evaporation